Welcome back to chapter wise psychology lectures. Chapter number 14 is developmental psychology. Lecture number 13 part 2. Topic of discussion is early childhood development. फर्स्ट लेक्चर में हमने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में फ़िज़िकल डेवलपमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे. फर्स्ट पे फ़िज़िकल चेंजेस इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, देन ब्रेन डेवलपमेंट एंड लास्ट पे हमने मोटर स्किल्स पे बात की थी. नेक्स्ट लेक्चर में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस किया था, जिसमें हमने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, उसकी स्टेजेस पे बात की थी, जिसमें फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर थी, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट स्टेज जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन थी. जहाँ पे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होगी वहाँ पे आपने जीन पियाजे को मस्ट मेंशन करना है और उसकी स्टेजेस के बारे में भी लाजमी लिखना है. आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में हम लोगों की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है या इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है. फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे फैमिली रिलेशंस इन अर्ली चाइल्डहुड, देन पेरेंटिंग, रोल ऑफ सिबलिंग्स, फैमिली सर्कमस्टांसेस एंड सोशल क्लास, फ्रेंड्स एंड प्लेमेट्स, सेक्सुअलिटी एंड देन लास्ट पे हम बात करेंगे फियर एंड एग्रेशन के बारे में. हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल से यूनिक होती है, जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है. अब अगर कुछ लास्ट लेक्चर्स आपको याद हों तो हमने पढ़ा था कि हर इंडिविजुअल में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है हमारा जितने भी सिस्टम है, जिसमें कार्डियो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये सब वर्किंग करते हैं और ये सब इंडिविजुअल में एक जैसे होते हैं. दूसरी साइड पे हमने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी और ये वही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होते हैं. इन डिफरेंसेस की वजह से हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे से डिफरेंट होती है, यूनिक होती है. अब हर इंडिविजुअल के अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी कहा जाता है. कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ ट्रेट्स होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि फ़र्स्ट 5 ईयर्स ऑफ लाइफ या फर्स्ट 5 ईयर्स जो हैं इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जिस तरह फर्स्ट 5 ईयर्स में पर्सनैलिटी इंडिविजुअल की बनती है, वैसे ही उसकी लेटर ऑन लाइफ भी होती है. पर्सनैलिटी थेरीज़ में अगर बात की जाए तो सिगमंड फ्रॉइड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. इसने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे बात की है. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसने दी हैं जो कि 5 थी: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग ये सारी स्टेजेस जो है वो पढ़ लेना. अब यहाँ पे फ्रॉइड कहता है कि सेकेंड ईयर ऑफ चाइल्डहुड जो कि एनल स्टेज होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग चल रही होती है और इस दौरान पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यू चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे की तरफ से. अब अगर बच्चे की अच्छे तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग ना हो तो फिर बच्चे की जो पर्सनैलिटी यहाँ पे डेवलप होगी, या अगर इस स्टेज पे बच्चे की फिक्सेशन हो जाती है तो बच्चा जब अडल्टहुड में जाएगा, बड़ा होगा, तो लेटर ऑन उसकी लाइफ या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ऑर्गेनाइज्ड होगी या फिर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी होगा. जब पर्सनैलिटी वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसमें ये थ्योरी जो है हमने एक्सप्लेन की थी सिगमंड फ्रॉइड की. अब यहाँ पे दोबारा से इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट हो जाएंगी और हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाएगा. तो इसलिए बेहतर है कि मैं डिस्क्रिप्शन में फ्रॉइड की थ्योरी का लिंक ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोगों ने लेक्चर अटेंड कर लेना है. अब फ्रॉइड के अलावा कुछ और थेरिस्ट भी हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी पे बात की है. जिस तरह लर्निंग थेरिस्ट जो हैं उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया है कि कंडीशनिंग के ज़रिए इंडिविजुअल जो है वो चीज़ों को लर्न करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिकल कंडीशनिंग में पेवलव ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और उसने एसोसिएशन की बात की है, जबकि फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग में B.F. स्किनर ने कहा कि इंडिविजुअल जो है वो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के ज़रिए चीज़ों को सीखते हैं. फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आ गई, उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो इमिटेशन के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हैं. फिर एक और कैटेगरी जो है बीच में इन्वॉल्व हो जाती है जिसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं. आइडेंटिफिकेशन के थ्रू बच्चा जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और वैल्यूज़, आइडियाज़ और स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको अडॉप्ट करता है. फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि एटीट्यूड और बायसेस जो इंडिविजुअल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के होते हैं, बच्चा उन्हीं से
सीखता है और वही अडॉप्ट करता है। फिर जेंडर थ्योरिस्ट जो हैं उन्होंने पर्सनैलिटी को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जेंडर सोशलाइजेशन और जेंडर आइडेंटिफिकेशन जब इंडिविजुअल की डेवलप होती है तो उससे वो चीज़ों को लर्न करता है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन और जेंडर सोशलाइजेशन की से जो बंदा सीखता है वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है और इस तरह से इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिर वो लोग जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया या जीन्स पे काम किया, उनके अकॉर्डिंग हमारी जीन्स और बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अब अगर इन सारी चीज़ों को सम अप किया जाए तो देखा जाए तो इंडिविजुअल जो है वो रीइंफोर्समेंट से भी सीखता है, पनिशमेंट से भी सीखता है, एसोसिएशन के ज़रिए भी सीखता है और अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों से भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सीखता है। और कुछ चीज़ें जो है वो इंडिविजुअल को जीन्स में मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्बिनेशन ऑफ साइकोसोशल, पेरेंटल एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो मिलकर इंडिविजुअल के ट्रेट्स बनाती हैं, स्टेट्स बनाती हैं और ये इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स इन अर्ली चाइल्डहुड। अब हर रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं या फिर इर्द गिर्द के लोग हैं, सोशल हमारी क्लास है, सेक्सुअलिटी है, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी मिलकर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाती हैं और इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ ऑफ ग्रोइंग प्री स्कूलर्स में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले या सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स का होता है। अब डिफरेंट पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट पेरेंटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए चिल्ड्रन को ग्रूम करते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, जैसे हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके अलावा हम सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं उन पे भी फ़ोकस करते हैं। जो हमारे इर्द-गिर्द सिचुएशन चल रही होती है उसको भी हम मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है तो क्या होता है कि ग्रैंडफ़ादर कहते हैं पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप होती है, हम अपनी बार ये करते थे। ग्रैंडमदर जो हैं वो अपनी टेक्निक्स बता रही होती हैं और इस तरह से करके और जो भी करीबी रिलेटिव्स होते हैं वो अपने अपने आइडियाज़ जो हैं वो न्यू मदर जो बनी होती है उससे शेयर कर रहे होते हैं। अब कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, वो अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल में रखते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं या तो उनके पास 2 सिचुएशन होती है, वो अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी औलाद के साथ भी स्ट्रिक्ट रहते हैं या फिर वो सोसाइटी को देखते हुए, नॉलेज गेन करते हुए वो अपने बच्चों को एक नए तरीके से लेकर चलते हैं। 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक जो वो होते हैं बच्चों को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं और वो जो है वो स्ट्रिक्ट टेक्निक्स यूज़ करते हैं बच्चे की ग्रूमिंग में, ठीक है। दूसरी तरफ वो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, बच्चे को जितना प्यार वो दे सकते हैं, टाइम देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, न्यू चीज़ें सीखने में उनको हेल्प आउट करते हैं। वो उन पे चीज़ें जो है ना वो क्या कहते हैं थोपने वाली जो सिचुएशन होती है वो नहीं करते, बल्कि वो बच्चे को हेल्प आउट करते हैं कि जिस तरह से वो ग्रो करना चाह रहे हैं ना वो वैसे ग्रो करे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। फर्स्ट पे अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। सेकंड पे परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। और थर्ड पे इनडिफरेंट पेरेंट्स होते हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं बच्चों को या फिर ये कह लें कि लो पेरेंटल कंट्रोल होता है और लविंग जो है ना वो भी वो कम होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पेरेंटिंग स्टाइल कॉपी करना चाहो या राइट करना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो कि कौन कौन से टाइप के पेरेंट्स होते हैं और वो किस तरह के टेक्निक्स यूज़ करते हैं बच्चों की ग्रूमिंग में। पेरेंट्स के बाद सिबलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सनैलिटी डेवलप होने में। बच्चा जो है वो अपने सिबलिंग्स को देखकर जो इससे एज में एल्डर होते हैं वो बहुत सी चीज़ें सीखता है, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और इस तरह के और बहुत से बिहेवियर हैं बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं। उसके अलावा फैमिली सर्कमस्टांसिस और सोशल क्लास जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे जिस फैमिली में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हेल्थ केयर पुअर होगी तो वो इस वजह से होगी क्योंकि बच्चे को बेहतर न्यूट्रिशन, बेहतर फूड
क्लोथ्स प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, और इस वजह से बच्चे की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है वो दोनों डिस्टर्ब होती हैं। एज़ अ रिज़ल्ट बच्चे में कोई ना कोई पर्सनैलिटी इशू आ जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स एंड प्लेमेट्स हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है जब 3 इयर्स का होता है ना, तो वहाँ पे वो फ्रेंडशिप्स वगैरह जो है वो सीख लेता है, और अगर वो ऐसे लोगों के साथ या ऐसे बच्चों के साथ खेलता है जो एग्रेसिव होते हैं, तो बच्चे की पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं एग्रेशन आ जाएगा, और इसी स्टेज पे बच्चा जो है वो बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, मैच्योर बिहेवियर जो है उनको प्रैक्टिस करते हैं, और उसके अलावा जो एंगर प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं ना, उनको हैंडल करना सीखते हैं। नेक्स्ट इज़ सेक्सुअलिटी इन अर्ली चाइल्डहुड। अब सेक्सुअलिटी पे आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड ने कितना ज़्यादा वर्कआउट किया है। अब 3 to 6 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसकी फेलिक स्टेज चल रही होती है, वहाँ पे बच्चा का फोकस या इरोजीनियस जोन जो है वो जेनिटल्स होते हैं, और बच्चे की ऑपोजिट जो पेरेंट है ना, ऑपोजिट सेक्स पेरेंट, उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अटैचमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉय है तो उसकी अटैचमेंट मदर के साथ होगी, और अगर गर्ल है तो उसकी अटैचमेंट फादर के साथ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस आता है इसी स्टेज के दौरान जिसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जब आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए बच्चा आइडेंटिफ़ाई करता है ये मेरे फादर हैं और ये मेरी मदर हैं, और इस तरह से वो उनके रोल को अंडरस्टैंड करता है, और फिर जो उसके माइंड में अपोज़िट सेक्स को लेकर जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं ना, वो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए वो कम हो जाती हैं। यहाँ पे फ्रॉइड ने अब 2 टर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया, जिसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो मेल्स में होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो फीमेल्स में होता है। अब जब लिंक ऐड कर दूँगी ना, तो वहाँ से डिटेल में आप लोगों ने लास्ट में ये टॉपिक पढ़ लेना है। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड में फ़ियर एंड एग्रेशन भी होता है। फ़ियर मीन्स एंग्ज़ायटी, एग्रेशन जो है वो हॉस्टिलिटी है, और बच्चों के जो फ़ियर्स वगैरह जो है ना, ये टेम्परेरी होते हैं। जैसे अगर 2 से 6 इयर्स का बच्चा है, प्री स्कूलर है, तो वो ज़्यादातर किन चीज़ों से डरेगा? जानवरों से डरेगा, ठीक है, गिरने से डरेगा, अंधेरे से डरेगा, बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ों से डरेगा, उसके अलावा स्ट्रेंजर से डरता है। लेकिन जब बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता सोशल होता है, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी एज इंक्रीज़ होती है, तो वो पेरेंट्स जो हैं उसकी ग्रूमिंग करते हैं, उसको हर चीज़ से आइडेंटिफ़ाई कराते हैं। तो जब वो चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड कर लेता है, सोशल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर लेता है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके ये फ़ियर जो हैं वो कम हो जाते हैं। फ़ियर के साथ बच्चे की पर्सनैलिटी में एग्रेशन भी आता है, और एग्रेशन को वो किस तरह से शो करता है कि दूसरे बच्चे को बाइट कर दिया, किसी का खिलौना जो है वो ले लिया, लेकिन टाइम के साथ-साथ ये बिहेवियर जो है वो ओवरकम हो जाता है। बच्चा लर्न कर लेता है कि ये बच्चा टॉय उस बच्चे का है या उसका अपना है। लेकिन एज के साथ अगर ये फ़ियर और एग्रेशन कम नहीं होता, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी प्रोफ़ेशनल से कंसल्ट करें, और बेहतर तरीका यही है कि अपने बच्चों की ग्रूमिंग में हेल्प आउट करें, उनको सोशलाइज़ करें, जो भी उसके रिलेशनशिप्स हैं उनको उससे इंट्रोड्यूस करवाएँ। जितना आप बच्चों को उनके क्लोज़ रिलेशन से दूर रखेंगे, उनको सोशल प्लेसेस पे नहीं लेके जाएँगे, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं लेके जाएँगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक आपके बच्चों की पर्सनैलिटी जो है ना, वो एक बहुत ही मेसी पर्सनैलिटी होगी। लेकिन आप उनको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी ग्रूमिंग, सोशल सर्कल्स प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रस्ट करना सीखेगा। उसके अलावा बच्चा सोशल होगा, और वेलकमिंग पर्सनैलिटी उसकी होगी। अब कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।